नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। और पॉलिटी की ये क्लास जो हमने सेशन स्टार्ट किया था, ये काफ़ी दिन बाद आ रही है और काफ़ी सारे वर्क करने पड़ जाते हैं। लाइफ में ऐसा कुछ आ जाता है, इसकी वजह से सारी चीज़ें रोकनी पड़ती हैं। तो अब ये क्लास निरंतर रखने की कोशिश की जाएगी। हमने पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार तक डिस्कस कर लिया था। आज हमको नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना है। तो सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा आपको, क्या मतलब कहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, क्या इसका मतलब क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या रखा गया है मौलिक अधिकार के, वो नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने भाग 3, आप ध्यान से देखिएगा, भाग 3 में हमने पढ़ लिया है कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में हमने ये पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल में वीडियो बना दी गई है। सब प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो बना दी गई है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम भाग 3 तक डिस्कस कर लिए थे। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक, क्योंकि मौलिक अधिकार कहाँ से 12 से 35 तक है। तो 12 से 35 तक जब मौलिक अधिकार है तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, डीपीएसपी और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो जानते होंगे कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है लिए कहाँ से गए हैं, कहाँ से ऐसा मतलब प्राप्त हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो देखिए, आयरलैंड एक ऐसा देश है, ठीक है, दिख रहा है सबको, आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां से नीति निर्देशक तत्व तो भारत के द्वारा लिए गए हैं 1937। अब आप सोच रहे होंगे भारत तो 1947 में आजाद हुआ, फिर 1937 में कैसे मतलब नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए। तो 1937 में ऐसी विचारधारा आई थी जो कि हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में बता रखी हैं, तो बार बार इनको रिपीट नहीं करूंगी तो क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने ऐसी विचारधारा व्यक्त की कि हमको ऐसे एक निर्देशक तत्व तो होने चाहिए। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि डीपीएसपी होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय है, क्योंकि तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। मतलब शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी भारत में और सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं की जा सकती थी एक साथ। तो उन्होंने ऐसा कहा था BN राव ने कि जो मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 कर दिया जाए, जैसे जैसे विकास होता जाएगा ये सारी चीजें लागू कर दी जाएंगी, ऐसा कहा गया। तो लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार, इसको मौलिक अधिकार 2 नहीं कहा गया, ठीक है, उसको वो तो मौलिक अधिकार है ही। तो इसको हमने डीपीएसपी के रूप में भारत के संविधान में जगह दे दी। कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। कब विचार आया था? 1937 में आया था। किसके द्वारा? BN राव ने बताया, और ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया। तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। ठीक है, हमने कहाँ से लिया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहाँ से लिया इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने आयरलैंड से लिया, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। ठीक है, तो आपको बता दीजिएगा। और ये संवैधानिक सलाहकार BN राव ने 1937 में ऐसा कहा था कि मौलिक अधिकार सेकंड जैसी ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए, जिसको हम डीपीएसपी के रूप में स्वीकार किए। उसके बाद ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि मौलिक अधिकार जो है अगर उसका उल्लंघन करता है, राज्य उसका उल्लंघन करता है, तो जो जिन नागरिकों को वो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो राज्य के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा। ठीक है, तो यानी कि वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगर उनके विपक्ष मतलब कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, फिर आप वहां से आपको सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, तो वो राज्य यानी कि उसमें सब नागरिकों को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो उसमें प्रवर्तनीय है, जैसे उल्लंघनों का एक आम नागरिक तुरंत जा सकता है। लेकिन ये प्रवर्तनीय नहीं है। अब ये नहीं है, अब ये बोल नहीं सकते हैं कि ये सारे अधिकार मतलब दिए हुए हैं तो राज्य इनको क्यों नहीं लागू कर रहा, अगर राज्य इनको लागू नहीं करेगा तो हम न्यायालय चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इनके लागू ना होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट आपको मार के भगा देगा, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट रक्षक नहीं है। ठीक है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड है कि इन सब चीजों को लागू करता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे क्योंकि कहा ही गया है कि जैसे जैसे मतलब जिस प्रकार से इसका मतलब जैसे जैसे कि राज्य का विकास होगा वैसे वैसे ये सारी चीजें लागू कर दी जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए, हमने पढ़ लिया भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक मौलिक अधिकार है। हमने भारत ने आयरलैंड से लिया और आयरलैंड ने स्पेन से लिया।
संवैधानिक सलाहकार BN राव की विचारधारा थी कि मौलिक DPSP को मौलिक अधिकार सेकंड के रूप में अपनाया जाए, ठीक है। उसके बाद यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इतना पढ़ लिया। अब देखिए, कोई भी चीज होती है, हम कोई कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। जैसे कि हमको खाना बनाना है तो उसका उद्देश्य, क्योंकि भूख लगी है तो खाना खाएंगे, मतलब बनाएंगे तभी ना खाएंगे। तो क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जॉब करना, फिर मतलब कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जॉब करना हो, ये सारी चीजें उद्देश्य है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि जो यहाँ पे सबको समान दर्जा दिया जाए, लोक कल्याणकार हो, बहुत ज्यादा किसी से झगड़ा ना हो, ऐसी सारी चीजें उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो यहाँ पे कहा गया सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इसकी विचारधाराएं क्या है, ये चीज देख लीजिए। तो इसकी विचारधाराएं, 3 विचारधाराएं अगर कोई पूछे कौन कौन सी है, तो एक गांधीवादी है, एक समाजवादी है और एक उदारवादी है। देखिए, वादी का मतलब विचारधारा होती है, तो गांधीवादी, गांधी जी क्या कहते थे, मतलब उनके अनुसार कैसी होनी चाहिए, तो गांधीवादी का मतलब ये होता है, ठीक है। और उसके बाद समाजवादी, समाजवादी वर्ड मैंने इतने अच्छे से प्रस्तावना में समझाया है, जाके जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं समाजवादी का अर्थ क्या होता है। और उदारवादी क्या होता है, उदारवादी की मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना, उदारता की भावना व्यक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 विचारधाराएं हैं, इनको याद रख लीजिएगा। अब इसको हम इनको पढ़, मतलब ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इसको देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। देखिए, राज्य की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में कहा गया है मौलिक अधिकार से संबंधित, वही राज्य की परिभाषा यहाँ भी रखी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 37 में यही कहा गया कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मैंने अभी बता दिया कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनका उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, केस फाइल नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनका रक्षक नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रक्षक है ही नहीं, जितना मौलिक अधिकार का रक्षक है, मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि इनके उल्लंघन होने पर, जितनी भी ये चीजें दिए हुए इनके उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि वो न्यायालय में जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है। उनके खिलाफ अगर उनके विरुद्ध किसी, मतलब उनका उल्लंघन हो रहा है किसी नागरिक के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेता है, ठीक है। अब आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 38 में क्या गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, न्याय की बात की गई है। एक चीज और ध्यान रखिए, प्रस्तावना में भी न्याय है, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से न्याय हैं, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। तो हमको सारी चीजें ऐसे ही पढ़ना है कि कुछ भूले ना, क्योंकि हमको एग्जाम में निकालना है, एग्जाम में हमारे दिमाग से आने चाहिए, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना पढ़ना है। तो आप बताइए कि कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। अनुच्छेद 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय, समाज में सबको समान दर्जा दिया जाएगा, किसी के मतलब किसी के विरुद्ध किसी को ज्यादा या किसी को कम विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ये आरक्षण, मतलब जो हमको किसी को, जो कभी कभी होता है ना कि किसी को ज्यादा उच्च पर रखा जाता है, कभी किसी को ज्यादा निम्न पर रखा जाता है, तो सामाजिक में फिर वो बोल देंगे कि ऐसा असमानता क्यों है। तो वो एक सकारात्मक विचारधारा होती है कि कोई अगर पीछे है तो उसको आगे करने के लिए थोड़ा सा उसको आरक्षण दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने समता और समानता में अंतर बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक न्याय यानी कि सबको, अगर कोई मतलब जैसे देख रहे होंगे, लोक कल्याणकारी समाज में कई सारी जो स्कीम चलती है ना, समाज में हमारी कई सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, फिर उसके कारण कई सारे लोगों को लाभ मिलता है, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, पहले मिलती थी, और ऐसी सारी जो चीजें हैं वो आर्थिक न्याय के अंतर्गत आती है। राजनीतिक न्याय यानी कि सबको ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उनको किसी भी चीज से मतलब बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, सबको समान अधिकार है, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो गया। उसके बाद 39 में संसाधनों का उचित वितरण, सामान्य कार्य का समान वेतन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आप बैक ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। संसाधनों का उचित वितरण यानी कि जो संसाधन प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, वो सबको उचित वितरण के आधार पर, यानी कि किसी को कम किसी को ज्यादा, सबको उसी आधार पर प्रोवाइड करवा जो उस लेवल का है, ठीक है। और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों लोग सामान्य कार्य कर रहे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं, तो उनको समान वेतन मिले। ये नहीं कि स्त्री को मतलब कि कम वेतन मिले और पुरुष को ज्यादा वेतन मिले, ऐसा नहीं होना। गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब जो भी होती है उसमें अगर मान लीजिए कि कोई महिला या फिर एक टीचर है, ठीक है, टीचर महिला भी है और पुरुष भी है, दोनों टीचर है, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि प्राइवेट स्कूल में वो अलग पॉलिसी होती है कि वो अलग, मतलब उनका वेतन डिफरेंट होता है, अलग अलग देते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको बिना याद करे नहीं, कभी कभी ना ऐसे डिटेल में लगाने के लिए आ जाता है, 2-3-4 आर्टिकल दे देगा, फिर बोलेगा इनको क्रम से लगाइए।
अगर हम मतलब यूपीपीसीएस या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ें डिटेल में लगाने के लिए दे दी जाती है। ठीक है, फैक्ट हमसे पूछता है जैसे कि रेलवे वगैरह हम देते हैं तो उससे। तो आप याद कर लीजिएगा 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, और उसमें क्या 37 में क्या है, ये तो एकदम आसान है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है ही नहीं, और 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। उसके बाद 39 में क्या है, संसाधनों को उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 39 का काम देखिए, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए जो ये मतलब लास्ट में सब क्लॉज लिखे रहते हैं जैसे का, खा, गा, तो इसको ये मान लीजिएगा ये बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। संविधान जब बना था तब ये ऐड नहीं था। तो 39 का है, संविधान में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया, समान अवसर के आधार पर समान न्याय देना, मतलब समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अगर कोई अवसर है, मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है तो कि कोई मतलब किसी के खिलाफ अगर झगड़ा वगड़ा हो गया, अगर उसी चीज में दोनों मौजूद है तो दोनों को समान न्याय मिलेगा। ऐसे मतलब कि किसी को किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है अनुच्छेद 40 पंचायत, यानी कि पंचायत की व्यवस्था की गई है। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया था कि इसको एक पंचायत होनी चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था कि सब में होनी ही चाहिए। कुछ लोग पंचायत बनाते थे, किसी राज्य में होती थी, किसी राज्य में नहीं होती थी, लेकिन फिर इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी कि अब हर राज्य में ग्राम के लेवल की पंचायत होती है। सब लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं भी होंगे तो ऐसा इतना तो पता ही होता है ना कि ग्राम मतलब कि जैसे वहाँ नगर निगम होता है शहरों में, तो यहाँ की ग्राम पंचायत होती है, एक मुखिया होता है, प्रधान होता है, जो कि ग्राम प्रधान उसको बोलते हैं, 5 साल के लिए होता है। तो वो सारा मतलब जो कार्य होता है ग्राम से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड, वो सारे कार्य करवाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ये भी काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये भी याद रख लीजिएगा कौन से संविधान संशोधन, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने रेड मार्कर से लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ विशेष दशाओं में कार्य। देखिए ऐसा क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे नरेगा या फिर कुछ लोग वृद्ध हो गए तो उनको उस स्थिति में कार्य नहीं दिया जाता, तो सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने यंग अवस्था में, जब वो यंग थे तो उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, मतलब राज्य में काफी ज्यादा योगदान दिया अर्थव्यवस्था में, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए तो वृद्ध होने के कारण उनको प्राइवेट कंपनी में नहीं लिया जाता, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो सिर्फ अपना लाभ देखती है, वो किसी का मतलब भला नहीं देखा। और इसमें क्या लिखा है, लोक कल्याणकारी, यानी कि ये लोक कल्याण के लिए है। ठीक है, तो इसलिए को अगर कोई व्यक्ति मतलब विशेष प्रावधानों में वो या तो उसका विकलांग है या फिर दिव्यांग है या फिर वृद्ध है, तो उसके लिए कार्य की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 41 यानी कि 41 में। ठीक है, उसके बाद 42 में क्या गया है, इनको आप साथ में याद कर लीजिएगा मिला के। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक ही जैसे हैं। 41 में कुछ विशेष प्रावधान में मतलब कुछ विशेष दशाओं में कार्य की व्यवस्था की गई है, जैसे कि कोविड आ गया था तो फिर उसके लिए मनरेगा ने काफी ज्यादा भूमिका निभाई, तो ऐसे कुछ जो कार्य होते हैं लोक कल्याण के लिए वो। ठीक है, उसके बाद 42 में क्या है, कार्य न्याय संगत मानवीय। अब ये कार्य तो कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उनकी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने को उनको अधिकार है। तो जो कार्य दिया जाए वो न्याय संगत और मानवीय हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं करवा सकते, वो ऐसा उनसे कार्य करवाया जाना चाहिए ताकि वो अपना मानवीय दशा में हो, वो मतलब मानव के लेवल का कार्य हो और न्याय भी उसमें न्याय संगत हो, कोई मतलब कोई गलत काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये 42 में है। उसके बाद अनुच्छेद 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो ये कार्य करवाया जाएगा वो कम से कम उतना उसको मजदूरी दिया जाएगा, उतना उसको वेतन दिया जाएगा जिससे वो अपनी दिनचर्या चला सके। ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 रुपए में बुला के उससे दिन भर काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसको कम से कम उतना पैसा दिया जाए जितने में वो अपनी मतलब कि अपना भरण पोषण कर सके, ऐसा कहा गया है। और अगर इसमें नहीं है तो कुटीर उद्योग जैसे कि जूट के कुछ चीजें बनाना, ये सारी चीजों को बढ़ावा दे राज्य सरकार, हथकरघा को बढ़ावा दे, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, जो ग्रामीण इलाके में होते हैं, जो मतलब ये किसी क्षेत्र विशेष से होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष से देखेंगे कहीं टोकरी, कहीं कुटीर उद्योग में काफी ज्यादा महत्व मतलब उनको दिया जाता है, तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता में क्या है कि जैसे कि कानून होते हैं कई, दीवानी कानून, फिर फौजदारी, तो इनमें जो अंतर होता है, जो मतलब देखिए जो धर्म से रिलेटेड कानून होते हैं उनमें कुछ अंतर होता है, जैसे कि विवाह है, विवाह में हिंदू में कुछ अंतर होगा और जो अन्य धर्म है उसमें कुछ अंतर होगा, तो धर्म से रिलेटेड उनमें अंतर होता है। तो इसमें एक कहा गया है समान नागरिक संहिता, यानी कि समान कर दिया जाए। ओके, अनुच्छेद 44 में। उसके बाद 45 में क्या गया है,
6 वर्ष से आयु के कम बच्चों को शिक्षा दी जाए, 6 वर्ष से आयु के कम बच्चों को शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा। ऐसा अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये 46वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि डीपीएस की न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। और अनुच्छेद 39 में क्या इंपॉर्टेंट है, संसाधनों का उचित वितरण एवं सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अनुच्छेद 39 के काम है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद अनुच्छेद 40 में पंचायत यानी कि ग्राम लेवल पर एक पंचायत होगी, इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 93वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1993 ने संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ विशेष दशाओं में कार्य, ये आपको समझा दिया गया है। और जो कार्य दिया जाएगा वो न्याय संगत और मानवीय पूर्ण होगा। उसके बाद फिर जो मजदूरी दी जाएगी 43 में ये कहा गया कि उतनी मजदूरी हो कि वो इंसान अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ पे ये चीजें कही गई हैं। उसके बाद फिर क्या है, समान नागरिक संहिता, ये आपको बता दिया गया। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु की उम्र को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अब हम आर्टिकल 46 में चलते हैं। देखिए इसमें क्या गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और शिक्षा पोषण और समान हित मतलब सामाजिक हित का प्रावधान किया जाएगा। क्योंकि आप ये चीजें बहुत मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी चुके हैं कि अस्पृश्यता का अंततः जो हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा, तो जो अनुसूचित जाति होती है और अनुसूचित जनजाति होती है उसके साथ काफी भेदभाव पहले किया जाता था जब संविधान लागू हुआ था। तो इसमें ये कहा गया था कि जो मतलब अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति है उसमें शिक्षा पोषण और सामाजिक हित में उनको कुछ मतलब प्रावधान किए जाएंगे कि उनको शिक्षा का अच्छा लेवल सबके अकॉर्डिंग शिक्षा प्रोवाइड की जाए और पोषण भी उनको अच्छा दिया जाए और न्यूट्रिशन के शिकार ना हो और सामाजिक हित में भी मतलब समाज में भी उनकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसा प्रावधान करने की बात की जाएगी 46 में। ओके, 47 में क्या, मद्यपान पोषाहार स्वास्थ्य, यानी कि अगर कोई राज्य चाहे तो वो जो जैसे कि शराब है और जो मतलब कि जो नशा की चीजें होती है उनमें वो बैन लगा सकती है कोई राज्य चाहे तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसके खिलाफ चले जाएं कि सरकार क्यों नहीं बैन लगा रही है, लगाना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मतलब कि जो सारी चीजें इसमें महिलाओं पे काफी अत्याचार होता है। ये चीज से अगर मद्यपान कोई करता है फिर सेवन इस चीज का करता है तो महिलाओं पे ज्यादा अत्याचार होता है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं जाके पहुंच जाए कि इस पे सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही, तो ये सरकार के ऊपर है कि न्यायालय में इसको लेके आप नहीं जा सकते, वो सरकार के ऊपर। जैसे कि बिहार में लगा है ना शराब पे प्रतिबंध, तो वो इसी अनुच्छेद के तहत लगा है। ठीक है, और पोषाहार स्वास्थ्य में भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगर वो देखिए अगर वो मतलब मद्यपान में मद्य निषेध है उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो पोषाहार और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, है ना, बढ़ोतरी होगी। तो फिर उसके 48 में क्या होगा कि फिर लोग कृषि और पशुपालन करने लगेंगे। अगर मतलब मान लीजिए कि एक इंसान है वो दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि शराब ने मतलब कि सरकार ने प्रतिबंधी लगा दिया शराब पे कि चलो आप पिएंगे नहीं, तो अब उनको ये ध्यान आया कि सही बात है, अब उनके स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा और पोषाहार भी उनको अच्छा मिलने लगा, तो उनको लगा कि अब कुछ कार्य करना चाहिए अपने परिवार के लिए। तो उन्होंने क्या किया, कृषि और पशुपालन कर दिया, कृषि और पशुपालन करने लगे, उन्हीं के साथ अपना टाइम व्यतीत करने लगे, है ना। अनुच्छेद 48 में फिर वो दुधारू पशुओं को ऐसा भी कहा गया कि दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, डेयरी उद्योग भी काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा मतलब इनकम उसमें भी होती है, लोग उससे काफी ज्यादा मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है काफी ज्यादा उससे इनकम करने का अच्छा स्रोत है। तो दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाए अनुच्छेद 48 में। फिर 48 के काम है पर्यावरण संरक्षण, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में दिया गया है, जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि मतलब कि ये पहले इतना ज्यादा देखिए पहले बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं था जब संविधान बनाया गया था, तो ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड कर दिया गया था कि पर्यावरण संरक्षण भी किया जाएगा। अब मान लीजिए इन्होंने कृषि पशुपालन करना शुरू किया, फिर पेड़ पौधे लगाने धीरे धीरे शुरू कर दिए, तो पर्यावरण संरक्षण भी होगा। राज्य का भी यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण करे। ठीक है, उसके बाद ये है अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षक, यानी कि बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे स्मारक है, जैसे कि लाल किला है, झांसी का किला है और ताजमहल है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि जो राष्ट्रीय स्मारक है उनको राज्य का यह कर्तव्य है कि उनको संरक्षित करे, उनको आने वाली पीढ़ियों को आगे दिखाया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको देख सके कितने साल से मतलब संरक्षण वहाँ तो होता है, कितने लोग वहाँ कार्य करने के लिए लगे होते हैं सरकार के गवर्नमेंट के, किसी को अलाउ नहीं है अंदर बहुत ज्यादा जाना, तो मतलब गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो वो इसी आर्टिकल के तहत लगे हुए थे 49 के तहत कि वो जो मतलब सारी चीजें हैं उनको संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको देख सके। ठीक है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, ये तो 50-50 है ना,
50-50 का मतलब क्या होता है, पृथककरण। तो यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि जो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं जो कि कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और न्यायपालिका जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, तो इनमें पृथककरण दोनों को मिला नहीं देना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 50 में। उसके बाद अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिव्यक्ति, यानी कि अब ये सारी चीजें हो गई, तो अब ये कहा गया अपने अंदर की पहले लोग अपना ना घर देखते हैं, अपना घर देख के सही करते हैं, तभी फिर हम दूसरे के घर पे देखते हैं। तो अब हम अपने घर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, अब दूसरे के घर में बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी शांति होनी चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा बचा था, तो इसको देख लेते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। तो इसमें ये कहा गया, देखिए कभी कभी होता है कि मौलिक अधिकार और इसमें दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है कि सर्वोच्च कौन है। तो 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती, केरल में आया था, केरल का केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो 1973 में एक केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मौलिक अधिकार सर्वोच्च है और सेकेंडरी है डीपीएसपी। ठीक है, लेकिन फिर तभी 42वें संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन 1976 में फिर ये कहा गया कि डीपीएसपी सर्वोच्च है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इतना संशोधन हुआ था इसमें, बहुत ज्यादा संशोधन होने के कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें कहा गया डीपीएसपी ज्यादा, अब इनमें दोनों में मतभेद आपस में होते रहे। फाइनली मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में। फाइनली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि ना मौलिक अधिकार सर्वोच्च हो, ना डीपीएसपी सर्वोच्च हो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। अभी थोड़ा सा इस मतलब मौलिक अधिकार का हम डीपीएसपी का हमने आधा भाग पढ़ लिया है। अभी एक वीडियो और है जिसमें इसकी आलोचनाएं किसने किसने की और क्या मतलब कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये अप्रवर्तनीय क्यों नहीं है, कि इसकी आलोचनाएं कौन किन किन लोगों ने की, क्योंकि इसी से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट।